हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ है। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वो कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, ये भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में ये चेतना किस तरह से पैदा हुई। वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने कई समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, लेकिन इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थीं। इन बदलाव को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए? सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमती चीज़ें से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुना हो चुकी थीं, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। गांव में सिपाहियों का जबरन भर्ती मीन्स इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों का ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे, उसको कहते हैं, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका मतलब ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में सत्य की ही जीत होती है। द रॉलेट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राष्ट्रीय गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था।
कई शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित और रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। वाई नॉन कोऑपरेशन। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। बहिष्कार मीन्स किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या फिर गतिविधियां में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद और इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में कई सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। द मूवमेंट इन द टाउन्स। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वो अधिकार मिल पाते हैं, इसीलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया है। रिबेलियन इन द कंट्री साइड। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन गांव में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के कई भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए थे। स्वराज इन द प्लांटेशंस। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि वो उन चार दीवारी से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और ये इजाज़त उन्हें मिलने ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़तालों के कारण वो रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई की। टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक और एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थीं, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक की जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें सबसे ज़रूरी मांग नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसीलिए नमक पर जो टैक्स लगता था और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। महात्मा गांधी का ये पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था, चेतावनी थी। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल कई सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। उसके बाद जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वो 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी सामूहिक अपनेपन का भाव। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वो एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वो एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है। कई समुदाय, क्षेत्रों और भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। सामूहिक अपनेपन की ये भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं और गीत, चित्र और प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। आप यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं वो बाल गंगाधर तिलक जी का है। 20वीं सदी के शुरू की तस्वीर है। ध्यान से देखिए, तिलक एकता के प्रतीक से घिरे हुए हैं। इस फिगर में चारों ओर कई धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस चैप्टर के कंक्लूजन पे आते हैं तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा कई भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले कई समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे।
उनकी शिकायतें बहुत बड़ी थी, इसीलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के अंदर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस के सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में औरतों का एक जुलूस है। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिनमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन पर जोर दिया। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर एक डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसे देख लीजिएगा।